नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जो है आज टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू जिसको इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है और हिंदी में ऊतक कहा जाता है। ऊतक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ऊतक क्या होता है या ऊतक कहते किसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। और ऊतक से रिलेटेड जो होता है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और ऊतक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एकेडमिक लेवल में और उसके साथ साथ जो है तैयारी लेवल में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जैसे लिखा है ऊतक, और ऊतक में पहला क्वेश्चन पूछा है कि कोशिकाओं के यानी पूछा जाता है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, या ऊतक की परिभाषा क्या है, या ऊतक कहते किसे हैं। तो ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। अब यहाँ पे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, तो ऊतक का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन है कि ऊतक का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, या कह सकते हैं ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऊतक का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे हिस्टोलॉजी, अब हिस्टोलॉजी कहलाता है तो ये तो क्या है, ऊतक का अध्ययन है ना। तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, जनक मतलब उसके खोजकर्ता कौन है। तो हिस्टोलॉजी के जनक जो है मालगिली जी हैं। कौन है, तो मालगिली जी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि सबसे पहले ऊतक का विकास जो होता है सिलेंट्रेटा संघ के किस जीव में हुआ था। सिलेंट्रेटा संघ के किस जीव में हुआ था। तो ये दो जीव थे, जिसमें एक हाइड्रा है, दूसरा क्या है हमारा जेलीफिश है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जो होते हैं ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा संयोजी ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा जो है पेशी ऊतक, चौथा है उपकला, या इसको उपकला हिंदी में कहते हैं, इसको इंग्लिश में जो है एपिडर्मिस कहा जाता है, या इसको एपिडोज ऊतक कहा जाता है दोस्तों। तो एपिडोज ऊतक। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयोजी ऊतक, हमने यहाँ पे पहला लिखा है संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक जो है, इसमें पूछा गया कि संयोजी ऊतक का कार्य क्या है। संयोजी ऊतक का मतलब इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी है कि ये संयोग करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब यानी पूछा जाता है कि संयोजी ऊतक का कार्य क्या है, तो यह शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का कार्य करती है। अब शरीर में कौन कौन से अंग को जोड़ने का काम करती है, तो उसमें अस्थि आता है, रक्त आता है हमारा, और लसिका आता है। तो इन सभी को ये क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियां किस ऊतक की बनी होती है। अस्थि मतलब हड्डी की बात कर रहा है। तो अस्थियां किस ऊतक की बनी होती है, तो ये तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। तरल संवहन ऊतक की बनी होती है। फिर किस ऊतक से मस्तिष्क बना होता है। ये हमारा मस्तिष्क जो है, ये मस्तिष्क किस ऊतक से बना है, तो ये तंत्रिका ऊतक से बना है दोस्तों। किस ऊतक से बना है, तो तंत्रिका ऊतक, क्योंकि हमारे शरीर के अंतर्गत जो होता है तंत्रिका तंत्र होता है, और इन सारी तंत्रिका तंत्रों को मिला करके ये क्या होता है, तंत्रिका ऊतक बनता है। यानी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनता है। तो ये तंत्रिका ऊतक से जो होता है हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है दोस्तों। फिर पूछा जाता है कि तंत्रिका ऊतक का क्या कार्य है। तो तंत्रिका ऊतक का कार्य जो होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। यानी हमारा तंत्रिका ऊतक जो होता है, जैसे हम यहाँ पे कोई चीज गर्म है, उसको टच करते हैं तो बता देते हैं ना कि यार वो वस्तु गर्म है। तो ये हमें सूचना क्या होती है, तंत्रिका के माध्यम से जी है, तंत्रिका के माध्यम से ही हमारे जो होता है हमारे सेरिब्रम को जो होता है पता कर लगता है कि वो क्या है, उस वस्तु कोई गर्म है या ठंडा है। तो ये क्या होता है, तंत्रिका ऊतक है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि मांसपेशियां जो होती है किस ऊतक की बनी होती है। तो मांसपेशियां किस ऊतक की बनी होती है, तो पेशी ऊतक की बनी होती है। पेशी ऊतक जो होता है उसकी जो होती है मांसपेशियां बनी होती है। फिर पूछा जाता है कि पेशी ऊतक का कार्य क्या है। पेशी ऊतक का कार्य है, तो इस पेशी ऊतक का कार्य जो है शरीर की रक्षा करना है। यानी हमारे शरीर की रक्षा करने वाला ऊतक कौन सा है, तो हमारा वो पेशी ऊतक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्वचा किस ऊतक का बना होता है। तो त्वचा किस ऊतक का बना होता है, तो यहाँ उपकला ऊतक कहो या एपिडोज ऊतक कहो। दोस्तों यही लिखा है हमने कि उपकला या एपिडोज ऊतक। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि उपकला ऊतक का कार्य क्या है। अब उपकला ऊतक यानी एपिडर्मिस, इसको एपिडर्मिस से ही एपिडोज बना है। तो एपिडर्मिस मतलब होता है त्वचा, तो त्वचा से ही क्या है, एपिडोज बना है, और एपिडोज से को ही हिंदी में उपकला कहा जाता है दोस्तों। तो उपकला ऊतक का कार्य क्या होता है, तो ये वसा को एकत्रित करने का काम करता है। जितना ऑयली होता है उनको सबको क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है। फिर कह रहा है कि बुढ़ापे में किस
किसकी कमी के कारण चेहरे में जो होता है झुर्रियां हो जाती हैं? ऐसा क्या है जिसकी कमी होने से जो होता है चेहरे पर क्या होता है, झुर्रियां आने लगती हैं? तो वो कमी जो होती है वसा की कमी होती है। वसा की कमी के कारण जो होता है चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। तो ये तो था हमारा ऊतक से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों जानते हैं, जो क्वेश्चंस है जिसमें पाचन है। पाचन कहते किसे हैं? पाचन की परिभाषा हम देखा जाए तो पाचन जो है लिखा है जटिल अघुलनशील पदार्थ। यानी जटिल का मतलब होता है जो कठोर हो, जो घुलने योग्य ना हो। तो उस जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में, सरल मतलब उनको तोड़ करके, कूच कर, पीस करके क्या है घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? पाचन कहलाती है। ये पाचन जो होता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र की परिभाषा क्या होती है? तो पाचन तंत्र जो होता है ऐसे अंग, यानी ऐसा अंग जो है जो भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। किसी भी भोजन को पचाने में अगर जो अंग हमारा सहायता करता है, ऐसे अंग को पाचन तंत्र कहा जाता है दोस्तों। फिर आहार नाल के बारे में पूछा जाए तो आहार नाल क्या होता है? यह जो होता है आहार नाल जो होता है मुख गुहा से चालू होकर के गुदा तक जाता है, जिसको किडनी कहा जाता है, जिसको गुर्दा आप लोग कहते हो। यानी किडनी तक का जो भाग होता है वो आहार नाल के अंतर्गत आता है। तो यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? तो जितनी भी पाचन की प्रक्रिया होती है वो आहार नाल के अंतर्गत ही होता है। यानी भोजन जब पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करता है तो आहार नाल के अंतर्गत होता है। जबकि हम जानते हैं कि भोजन का पाचन जो होता है छोटी आंत में ही होता है, लेकिन छोटी आंत जो होती है वो आहार नाल के अंतर्गत ही पाई जाती है। इसलिए भोजन का कारण है कि पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की लंबाई जो होती है टोटल 32 फीट मानी जाती है दोस्तों। 32 फीट पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर पूछा जाता है क्वेश्चन कि लार ग्रंथियां प्रतिदिन, यानी लार ग्रंथियां जो होती है एक दिन में कितना लीटर जो होता है लार का स्राव करती है? तो ये 1.5 लीटर का हो या 1 से 1/2 लीटर का हो या 1.5 लीटर का हो दोस्तों। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि लार ग्रंथियां जो होता है एक दिन में कितना लार स्रावित करती है, मुख से कितना लार निकलता है? तो 1.5 लीटर निकलता है दोस्तों। फिर क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है? यानी भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है? तो भोजन को चिपचिपा जो होता है म्यूलिन नामक एंजाइम बनाता है दोस्तों। ये म्यूलिन नामक एंजाइम जो होता है टाइलिन, जो हमारा लार स्रावित होता है जस्ट उसके समान होता है, और वही क्या होता है भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। और चिपचिपा होने के कारण ही भोजन जो होता है, हम भोजन को क्या करते हैं निगलने में हमको आसानी होता है। तो वही क्वेश्चन आगे पूछा है कि भोजन को निगलने में आसानी किसके कारण होती है? तो म्यूलिन नामक एंजाइम के कारण ही हम भोजन को क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अक्सर पूछा जाता है कि ये जो होता है लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। अगर जोड़ी में पूछता है तो दोस्तों 3 जोड़ी बताएंगे, अगर आपको जोड़ी में नहीं पूछता है तो टोटल उसकी संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है दोस्तों। फिर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या होता है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम पैरोटिड होता है दोस्तों। क्या होता है? पैरोटिड। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम जो है पैरोटिड है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पैरोटिड जो होता है लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित होती है, यानी विषाणुओं द्वारा जो होती है उस पर दुष्प्रभाव उसका पड़ता है, तो उसमें सूजन आ जाता है। सूजन का मतलब होता है फूल जाता है। अब फूल जाता है जिसमें कौन सा रोग हो जाता है? जब सूजन आ जाता है, फूल जाता है, तो वो क्या होता है देखते हैं कि गलसुआ, कहते हैं ना कि गलसुआ रोग हो गया। तो वही पूछा कि कौन सा रोग हो जाता है? तो गलसुआ नामक रोग हो जाता है। फिर ये हमने लिखा भी है गलसुआ रोग। फिर कह रहा है सांप में पैरोटिड ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? सांप के अंदर भी पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है, और पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये क्या होता है लार को स्रावित करती है। तो सांप में जो पाया जाता है उसको पॉइजन ग्लैंड कहा जाता है। पॉइजन ग्लैंड कहा जाता है, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में पॉइजन ग्लैंड और हिंदी में जहर की थैली कहा जाता है, या विष की थैली कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारा सांप में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मच्छरों में दांतों की संख्या कितनी होती है? मच्छर है उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल होती है दोस्तों 47, यानी 47 होती है। मच्छरों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में सबसे अधिक दांत जो होता है वो किस स्तनधारी जंतु में पाया जाता है? स्तनधारियों में
जो होता है दांत जो है सबसे अधिक किस जंतु में पाया जाता है? तो सुअर जो है, सुअर नामक जंतु में सबसे अधिक दांतों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है पूछ, आमाशय की आकृति जो होती है कैसी होती है? आमाशय मतलब पेट, तो पेट की आकृति कैसी होती है? तो पेट की आकृति दोस्तों थैलीनुमा होती है। तो ये तो था हमारा जीव विज्ञान से रिलेटेड, ऊतक और कुछ जो है पाचन से रिलेटेड और आहार नाल से रिलेटेड जो है लार ग्रंथियों से रिलेटेड क्वेश्चन था। हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।